जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनौसर में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थ्योरी क्लास ले ली थी, कर लिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा और अच्छे से रिवीजन कर भी लिया होगा। अगर रिवीजन नहीं किया हो तो एक बार रिवीजन करके फिर से इस क्लास को अटेंड करना। चैनल पे जो भी स्टूडेंट नए हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर चैनल को सर्च करते सकते हैं कि हिंदी बाय आलोक सर में। ये चैनल पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद आते हैं चैनल का नाम क्या है। तो चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको हर टॉपिक यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो है प्रैक्टिस प्रश्न मिलेंगे। प्रैक्टिस प्रश्न होगा 25 प्रश्नों का होगा। कितने का होगा? 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। जैसे वर्णमाला पहला प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी वर्णमाला का। वर्णमाला का है तो वर्णमाला में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखते हुए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे सवाल बन चुके हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और किन किन प्रश्नों के आने की संभावना है। तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया है। एक बार आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये बात पूछ ली गई आपसे। तो आप बताइए कि वर्णों के समूह को, या फिर वर्णों को, या फिर स्वरों के समूह को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, उसके बाद आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, अगर वर्णों के समूह की बात करें जाए तो वर्णों के समूह की बात अगर करें तो जैसे कि वर्ण में आ जाएगा, का भी आ जाएगा, ज्ञा भी आ जाएगा ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे, सा भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वर्णों के समूह की बात करें, समूह तो इससे भी बनेगा, लेकिन ये समूह गलत है। ये समूह क्या है? गलत है। तो वर्णों के समूह का तो नहीं होगा, और वर्णों का भी नहीं होगा, और स्वरों का समूह तो होगा नहीं, क्योंकि वर्णमाला अगर की बात करें तो वर्णमाला में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो वर्णों के सुव्यवस्थित या फिर व्यवस्थित समूह को, या फिर क्रमबद्ध, कौन सा? क्रमबद्ध तरीके से क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि डी ऑप्शन इसका सही है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। वो भी कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, ये बात सत्य हो गई। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्वर की संख्या है, स्वर की संख्या डॉट डॉट है। तो स्वर की संख्या कितनी है भैया? 3, 2, 9, 11। तो स्वर की संख्या कितनी है? तो अगर हम बात करें तो स्वर कहाँ से कहाँ तक? आ से लेकर आओ तक, इनकी संख्या है 11। और 2 और हैं, अन है और आहा है। इन दोनों को बोलते हैं आयोगवा। क्या बोलते हैं? आयोगवा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो स्वर की डॉट संख्या डॉट डॉट है, कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। देखो, वहाँ पे पूछा था कि स्वर की संख्या, क्या पूछा था? संख्या। अब यहाँ पूछ रहा है कि मात्रा के आधार, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो अगर भैया हम लिखना चाहें तो मात्रा के आधार पर लिख सकते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी ई, ऐसे सब होते हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा ये होती है, इसकी ये होती है, इसकी ये होती है ना। तो ये बड़ी की ये होती है। तो ऐसे करके अगर हम करते जाएं तो हमारे पास एक आता है ऋषि। ऋषि की भी मात्रा ये वाली होती है। जैसे लिखा जाता है कि कृपा, तो कृपा में ये ऋषि की मात्रा छिपी है। तो अगर हम देखें तो छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, बाकी अव तक में सभी की मात्राएं होती हैं। तो अगर हम गिनना चाहें तो मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या हो गई भैया? 10। कितनी हो गई? 10, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और छोटा आ की हमने बताया कि इसकी नहीं होती है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज, या नोटी। ठीक है, आइए आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा। जिह्वा था जीभ के आधार पर। अगर जीभ के आधार पर देखा जाए तो अगर हमारी से जीभ होती है तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अगर हम 3 भागों में बांट दें
तो ये हो जाएगा अग्र, क्या हो जाएगा अग्र, ये हो जाएगा मध्य और ये हो जाएगा पश्च। ठीक है। तो अगर जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो हमने 3 प्रकार बताया, कितना बताया, 3 बताया कि एक होता है अग्र, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च। ठीक है। तो इस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर देखो, अग्र मध्य और पश्च हमने बताया ना। आइए देखते हैं कि अग्र मध्य और पश्च कौन सा होता है। तो अगर हम लोग अग्र की बात करें, अग्र में आता है, कौन सा आता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये कहाँ आते हैं, अग्र में। और अगर मध्य की बात करें, मध्य में क्या आता है, छोटा आ। बाकी जो बच गए वो सब क्या आते हैं, पश्च में। किस में आते हैं, पश्च में। जैसे बड़ा, हाँ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब कहाँ आते हैं, पश्च में आते हैं। ठीक है। तो अगर पश्च के याद करना हो तो पश्च के याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक है कि आओ घर के पीछे कुकड़ू कू करें। ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें से कौन सा पश्च स्वर है, तो बड़ा ऊ इसमें से पश्च स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। देखो फिर से वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, एक दूसरा देख रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया कि 10, कितने होते हैं, 10। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। ये आप मत सोचिएगा कि ये बहुत ही हल्के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस में और अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं भैया। स्वर तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्वर की सहायता से तो बोला नहीं जाएगा। आयोगवाह हमने बता ही दिया है आपको थ्योरी क्लास में कि आयोगवाह क्या होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। आयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है। तो दोनों के बीच की कड़ी। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला करा है व्यंजन। तो व्यंजन भैया अगर हम का की बात करें तो का को अगर हम लोग हलंत करेंगे तो इसमें से निकलेगा आ। तो का को अगर उच्चारण करना है तो स्वर की सहायता लेना पड़ेगा। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या है व्यंजनों की कुल संख्या है। आप लोग बताइएगा कि व्यंजनों की कुल संख्या है कितनी है। आपके ऑप्शन है 36, 44, 33, 52। तो व्यंजनों की बात कर रहा है। तो अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है, 33। का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक ये हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से हैं, स्पर्श। इनकी संख्या कितनी है, 25। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट पढ़ी है संपूर्ण हिंदी व्याकरण की, उसमें जाके आप क्लास कर सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और 4 अगर बात करें, चार अंतस्थ हैं। कौन से हैं, अंतस्थ हैं। और 4 ऊष्म हैं। तो 25 ये, 4 29, 4 33, कितनी है, 33। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार भैया विसर्ग काम करेगा, नहीं। चंद्रबिंदु काम करेगा, नहीं। पंचम अंक काम करेगा या स्वर का, तो स्वर का तो नहीं करेगा। तो अनुस्वार किसका काम करता है, पंचम वर्ण का। जैसे ये अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार में जो ये अन लगा है, अन की बिंदी, ये पंचमा अक्षर का काम करता है। किसका, पंचमाक्षर का काम करता है। ठीक है। पंचमाक्षर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग है ना, इसका 5वां अक्षर। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। तो ये का वर्ग का 5वां अक्षर क्या है, अनुस्वार, यानी पंचमा वर्ण है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण के पहले आता है, किस वर्ण के पहले आता है। चलो ये तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यूपी टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण के पहले आता है। तो अगर अन की बात करें तो किसके पहले आएगा, तो पहले देखो, पहले तो अन आता है, फिर आहा आता है ना। तो आहा के पहले कौन आता है, अन। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आहा। आहा के पहले आता है।
अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो यूपी बीएड में पूछा गया संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है भैया? 4। कौन कौन से हैं? एक है छ, एक है त्र, एक है ज्ञ और एक है स्रा। क्या है? स्रा। तो अब बताइए संयुक्त व्यंजन में छ ये है, ये त्र है, ज्ञ है, लेकिन स नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संयुक्त नहीं। अच्छा संयुक्त तो है कैसे? देखो ये जो छ है ना, ये का आधा का प्लस मूर्धन वाले सा से मिलकर बना है, ठीक। और अगर त्र की बात करें तो त्र जो है ये आधा ता और रा से मिलकर बना है। अगर ज्ञ की बात करें तो ये आधा जा प्लस इया से बना है। और अगर हम बात करें ये जो स्रा होता है स्रा, तो ये तालब सा आधा प्लस रा से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखो महाप्राण और अल्पप्राण क्या होता है? का भा तो कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है? तो अगर अल्प प्राण की बात करें तो प्राणत के आधार पर 2 होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, ठीक है। तो अगर अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में चैनल के खोलिए और प्लेलिस्ट में जाइए और संपूर्ण हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट को खोलिए और उसमें क्रम वाइज से आपकी क्लासेज अपलोड की गई हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो हमने जाना पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो इससे पूछा कि महाप्राण नहीं है, तो ये भैया दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। बताओ दूसरा ये खा, ये क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ये घा, ये भी कौन सा है? चौथा है, ये भी नहीं हो सकता है। या ये देखो झा की अगर बात करें तो चा छा जा झा, ये भी चौथा वर्ण है, ये भी नहीं हो सकता है। और अगर जा की बात करें तो चा छा जा, ये तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो यही क्या है? महाप्राण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन है क्या? जिसके उच्चारण में जिह्वा के अगल बगल से वायु प्राणवायु निकलती है, वो क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को कहते हैं। किसे कहते हैं? ला को, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, प्रश्न अच्छे पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? देखो आपको हमने जिसके वर्णों के उच्चारण स्थान जो है, क्या है? स्थान, उच्चारण स्थान, आपको हमने सूत्र बताया है, 9 सूत्र बताया है। आप क्लास को जाके पीछे देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको कौन से दंतोष्ठ है, कौन से कंठोष्ठ है, कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई हैं और वही सूत्र याद रखना है, उसी सूत्र से आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर दंतोष्ठ की बात करें तो दंत प्लस ओष्ठ दोनों है, ठीक है। तो दंतोष्ठ कौन सा है? तो अगर फा की बात करें तो फा केवल ओष्ठ है। क्यों? क्योंकि उपपद्मनीय नाम ओष्ठव, उपपद्मनीय नाम ओष्ठव सूत्र से उ और पा और फा मतलब पा वर्ग पूरा, तो पा वर्ग में जितने भी आते हैं वो सब हो जाएंगे। अगर हम बात करें रा की तो रा क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो रा मूर्धा है। कौन सा है? रा मूर्धा है। अगर हम बात करें इचु यसाणाम तालु, तो इचु यसाणाम तालु में से ये कौन सा है? तालु का है। वह क्या है? दंतोष्ठ है। वह क्या है? दंतोष्ठ। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। केवल श्वास का, किसको? केवल श्वास का। श्वास का मतलब है कि आपके कंपन हो, कंपन ना हो ना। देखो अल्प प्राण और महाप्राण, इन दोनों को बोलने में क्या होता है?
इन दोनों को बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं। सघोष को और एक किसी का दूसरा नाम है घोष, इसको भी बोलने में स्वर तंत्रियाँ क्या कंपन करती हैं। तो श्वास का प्रयोग केवल किस में होगा? अघोष में होगा। किस में होगा? अघोष में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूचियों को सुमेलित कीजिए, ये कह रहा है किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो हमने कहा कि आपको 9 सूत्र अगर याद हैं, पहला सूत्र कौन सा है? अभी लिख के तो यहाँ बता नहीं सकते हैं, लेकिन पहला सूत्र क्या है आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा। आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आकुह में आ और का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से है। तो का वर्ग का कहाँ से है? कंठ से। तो कंठ तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी देखो कंठ को हम बोलते हैं कोमल तालु, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद चा, इचू यसाणाम तालु, इचू यसाणाम तालु। तो तालु का मतलब है तालब से, तो चा का किस में हो जाएगा? बड़ा आ में, तालब वाला। अभी हमने देखा वा का क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। या फिर देखो ता को क्या बोलते हैं? ता था, तो इसको बोलते हैं ता वाले को लितु लसा नाम दंती, इसका क्या हो जाएगा? दंती। और वा का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, तो ये आपके मिलान हो जाए। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। चलो अगर हम बात करें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सा है? एक है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है आपके दीर्घ स्वर हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा ये। ठीक है, कौन सा है देखिएगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो दीर्घ स्वर संख्या 7 है, लेकिन 7 में इन चारों को, इनको इन चारों को कौन से? ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों को हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो ये चारों में से जो भी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। बाकी मूल दीर्घ स्वर की बात करें, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ए हो, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये संयुक्त स्वर नहीं होगा, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18-19 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो पहचान करिए। कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें अघोष हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप फटाफट से एक बार पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो आपका समय पूरा होता है, तो आइए हम पढ़ के आपको बताते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वर्गों के कह रहा है कि प्रत्येक वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। जी ये बात सत्य है। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। ये बात तो सही है। अगर कह रहा है व्यंजन वर्गों के पहले, दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये बात सही है। अभी बताया मैंने कि पहला, दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। फिर आगे चलिए, अगला क्या कह रहा है? समस्त स्वर घोष ध्वनि है। समस्त स्वर घोष ध्वनि है, ये भी बात सही है, क्योंकि घोष को ही सघोष बोलते हैं और सघोष में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर आते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। कह रहा सभी विसर्ग सघोष होते हैं। भैया विसर्ग जो है अयोग वाह होता, सघोष नहीं होता। तो यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? अब बताइए, ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या 11 है, क्या 4 है, क्या 7 है, क्या 2 है? तो आप बताइए ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से? अच्छा, ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, यही 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? 4, बी ऑप्शन सही। ठीक है, ह्रस्व स्वर हैं क्या, सुन लीजिए एक बार। बाकी आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स के लिए आपको टॉपिक वाइज और सीरियल वाइज आपकी क्लासेज अपलोड कर दी गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए संपूर्ण हिंदी व्याकरण पे,
और क्रम वाइज से एक साइड से पढ़ते हुए आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नोट्स बनेगी और आपके क्वेश्चंस भी आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी उसी से हो जाएंगे। आप किसी परीक्षा के वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो आपके सारे प्रश्न यहीं से मिलने वाले हैं। थ्योरी क्लास आप ज़रूर देखिएगा। तो हमने कहा 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? 21वां प्रश्न कह रहा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अब हमने कहा कि ये आधा का है मान लो, और इसके साथ हमने कहा कि मूर्धन वाला सा मिला लो। ठीक है, ये मूर्धन वाला सा मिला लो। तो हमने कहा कि अच्छा ये भी एक व्यंजन, ये भी एक व्यंजन। अब जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों को जोड़ दें तो हमने क्या पाया था, क्या मिला था? छा मिला था। क्या मिला था? छतरी वाला छा मिला था। तो इसी को हमने कहा था संयुक्त। तो हमने कहा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? वर्णमाला में कौन सा वर्ण पुल्लिंग नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वर्णमाला में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? अगर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की क्लास हमारी पढ़े होंगे आप, तो आप बता देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण पुल्लिंग नहीं है? सभी स्वर, क्या है? सभी स्वर और व्यंजन क्या है? सब पुल्लिंग है, सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। क्योंकि इकारांत और ईकारांत, इकारांत और एकारांत क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले 23वें नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक का क्या होता है? जिसके उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक की सहायता से निकले, या फिर जिनका उच्चारण ऐसा व्यंजन या ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो ला का उच्चारण करते समय पार्श्विक यानी पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, जिह्वा हो रहा है। और ये सा को तालव्य सा बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं आप बता सकते हो? रा को प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गए तीनों। और ये बचा प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन या फिर पंचमा अक्षर या फिर अनुनासिक। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? वही प्रश्न एक बार अभी आगे बनाया गया था, दोबारा फिर से आ गया है। तो आइए एक कर लेते हैं, कौन सा दीर्घ स्वर है? ये बड़ा अधिक स्वर है। अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कह रहा है कि अनुस्वार किसे कहते हैं? अब आइएगा, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार है क्या भैया? अनुस्वार हमने कहा कि एक अन होता है, एक आहा होता है ना, ये व्यंजन स्वर नहीं होते हैं। इन दोनों के नाम की बात करें तो ये इनको बोलते हैं आयोगवाह। दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों के आयोगवाह बोलते हैं। लेकिन अगर अन की बात करें, अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो अन को केवल अगर खाली बोला जाए तो अनुस्वार, आहा को बोला जाए तो विसर्ग। तो इसमें ऑप्शन में आपको अन और आहा तो दिया नहीं गया है, तो हमने कहा दोनों को क्या बोलते हैं? आयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोगवाह बोलते हैं। तो अगर आयोगवाह आपको दिख रहा है तो अनुस्वार किसे बोलते हैं? आयोगवाह को बोलते हैं। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, और लास्ट ये हो गए। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, ये एक लास्ट प्रश्न का सवाल है। क्या कह रहा है? मैं आपसे प्रश्न लिख के पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। का के बाद, ये मेरा प्रश्न है और बहुत ही ऊंची परीक्षा टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। का के बाद क्या आता है? क्या आता है? ये मेरा प्रश्न है, का के बाद क्या आता है? आपको कमेंट्स बताना है कि का के बाद क्या आता है। देखते हैं, अगर आप लोग बता लिए ठीक है, अगर नहीं बता पाए हो तो आप जाके पिछली क्लास में मेरी थ्योरी देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। अगर आपने इसको पढ़ लिया सही तरीके से वर्णमाला तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।